हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार फिर स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घर्षण और फ्रिक्शन को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ इनके प्रकारों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालता है। घर्षण के बिना ना ही हम लोग चल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना ही हम लोग खेल सकते हैं, और तो और ना ही हम लोग रोड पर गाड़ी को चला सकते हैं। इन सभी चीजों में घर्षण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, आखिर ऐसा घर्षण में क्या होता है कि इसके बिना जीवन यापन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए जानेंगे कि आखिर घर्षण होता क्या है। घर्षण सबसे पहले हम जानते हैं कि घर्षण क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर गति कराते हैं तो जैसे ही उनके संपर्क तल आपस में कनेक्ट होते हैं, संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है और उसी बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए इसको आप लोग किसी सतह पर गति कराना चाहते हैं। ये कोई वस्तु है, इसको आप लोग किसी सतह पर गति कराना चाहते हैं तो जैसे ही इसके संपर्क तल से कनेक्ट होगा, इसके बीच में एक बल कार्य करने लगता है। इसके बीच में क्या कार्य करने लगेगा? बल कार्य करने लगेगा, और इसी बल को हम लोग घर्षण के नाम से जानते हैं। यानी इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे? घर्षण कहते हैं। ठीक है, इस बल का काम क्या होता है? इस बल का काम ये होता है कि ये किसी भी गतिशील वस्तु के गति का विरोध करता है। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो ये बल क्या करता है, या ये घर्षण क्या करता है कि उस गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। उसके गति का विरोध कर देगा, यानी रोकने का उसका प्रयास करेगा। ठीक है, यही घर्षण का कार्य होता है। ठीक है, अब ये रोकता कैसे है? तो मान के चलिए कि किसी वस्तु को आप लोग इस डायरेक्शन में गति करा रहे हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में किसी वस्तु को आप गति करा रहे हैं तो घर्षण अपना पूरा बल इधर लगाता है, उसके विपरीत दिशा में घर्षण अपना बल लगाएगा। ठीक है, अगर वस्तु इस दिशा में चल रहा है तो घर्षण उसको रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में बल लगा देता है, जिसके कारण वस्तु क्या होता है? रुक जाता है। यही कारण है कि हम लोग एक बॉल को जब लेते हैं, उसको किसी सड़क पर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी पर जाकर अपने आप रुक जाती है। क्यों? क्योंकि बॉल की गति का विरोध करने लगता है कौन? घर्षण, जिसके कारण वो वस्तु या बॉल आगे चलकर कुछ दूरी पर रुक जाता है। ठीक है, या हम लोग घर्षण को क्या कह सकते हैं? घर्षण एक प्रकार का गति विरोधी बल है। गति विरोधी बल है। घर्षण क्या होता है? एक प्रकार का गति विरोधी बल है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे ये कि आप एक फर्श ले लीजिए, और एक रोड ले लीजिए। ये मान लीजिए रोड है आपका, और ये आपका फर्श है। ये फर्श में आप लोग टाइल्स का, जिसका फर्श होगा उसके लिए और अच्छा है ये एग्जाम्पल है, या जिसका चिकना फर्श होगा उसके लिए और अच्छा ये एग्जाम्पल बनेगा। आप लोग क्या करना है? आप लोगों को एक बॉल लेना है, उस बॉल को आप लोगों को दोनों सतह पर फेंकना है। एक पहला आप लोगों को फेंकना है कहां पर? फर्श पर। एक बॉल को फेंकना है। उस बॉल को आप लोग देखिएगा कि जब आप लोग फर्श पर बॉल को फेंकिएगा तो ये कुछ दूरी पर जाएगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा दूरी ये तय करेगा और ये रुक जाएगा। वहीं अगर आप इसी बॉल को अगर आप लोग रोड पर फेंकिएगा तो ये क्या करेगा कि रोड पर ये कुछ ही दूरी पर जाकर के ये रुक जाएगा, यानी कि थोड़ी सी दूरी तय करेगा। किसके मुकाबले? इस फर्श के मुकाबले। क्यों? क्योंकि रोड हमारा जो होता है वो चिकना नहीं होता है। तो जो भी सतह जितना चिकना रहेगा, जितना चिकना रहेगा उस पर घर्षण कितना लगेगा? उतना ही कम लगेगा। घर्षण क्या लगेगा? कम लगेगा। कब? जो सतह है जितना चिकना रहेगा उस पर घर्षण उतना ही कम लगेगा, और जब घर्षण कम लगेगा तो वो गति का विरोध भी क्या करेगा? कम करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, रोड को जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, रोड को जब हम लोग लेते हैं उसमें जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो ये थोड़ी सी दूर पर जाके ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि रोड जो हमारा होता है वो बहुत खुरदुरा रहता है। रोड क्या होता है? बहुत ही खुरदुरा होता है, वो चिकना नहीं होता है। और कोई भी सतह जितना खुरदुरा रहेगा उसमें उतना ही घर्षण क्या होगा? ज्यादा लगेगा। घर्षण क्या होगा? ज्यादा लगेगा। कब? जो रोड जितना ही खुरदुरा रहेगा। अब जब घर्षण ज्यादा रहेगा
तो ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, बल भी ज्यादा लगाएगा। घर्षण क्या करेगा, बल ज्यादा लगाएगा, उस वस्तु के गति का विरोध ज्यादा करेगा। ठीक है, यानी कि हम घर्षण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास करते हैं या फिर गति कराते हैं, ठीक है, तो पहले पिंड पर उनके संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है, वो बल गति विरोधी बल होता है, जिसे हम लोग घर्षण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे घर्षण के प्रकारों के बारे में। घर्षण के प्रकारों को पढ़ने के से पहले हम लोग घर्षण के कारण को जानते हैं, आखिर घर्षण किस कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा। घर्षण का कारण, घर्षण का कारण, आखिर किस कारण से घर्षण उत्पन्न होता है। तो ये समझिए कि संसार में ऐसा कोई सतह का निर्माण कर ही नहीं सकता है, संसार में ऐसा कोई भी सतह का निर्माण हो ही नहीं सकता है या बन ही नहीं सकता है जो पूर्ण रूप से चिकना हो, यानी कि जो पूर्ण रूप से चिकना हो, यानी कि एकदम चिकना कोई सतह संसार में बन ही नहीं सकता है। हर सतह में कुछ न कुछ खुरदुरापन होता है, कोई सतह में कम खुरदुरा होता है, कोई सतह ज्यादा खुरदुरा होता है। जैसे कि आप टाइल्स ले लीजिए, टाइल्स क्या होता है, कम खुरदुरापन होता है। वहीं आप लोग अगर रोड लेके देखिएगा तो रोड क्या होता है, ज्यादा खुरदुरा होता है। ठीक है, कैसे, तो कोई भी जो सतह होता है, ये आपका रियल इमेज है। ठीक है, ये आपका क्या है, रियल इमेज है। इसका रियल इमेज प्राप्त करने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी लगाइए या स्टेथोस्कोप लगाइए और इसको देखिए, तो आपका रियल इमेज यहाँ पे बनेगा। रियल इमेज कैसा होता है, कोई भी सतह जो हमारा होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, उसमें ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, खुरदुरापन होता है। ये जो ऊपर ऊपर जो है ना, ये ऊपर नीचे कोई भी सतह होता है। ये आपको बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड आपको एकदम चिकना दिखता होगा, लेकिन जब आप इसको किसी मशीन से आप लोग देखिएगा तो आप पाइएगा कि इसका जो ऊपरी पृष्ठ होगा वो ऐसे ही होगा, खुरदुरापन होगा। अगर ये खुरदुरा नहीं होगा तो इस पर हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं कुछ भी चीज। अगर ये पूर्ण रूप से चिकना बनाया जाए तो इसको हम लोग लिख ही नहीं सकते। संसार में ऐसा कोई भी सतह नहीं है जिसको पूर्ण रूप से चिकना बनाया जा सके, उसमें कहीं ना कहीं खुरदुरापन रहेगा। जो जितना खुरदुरा रहेगा उतना ही उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा, जो जितना कम खुरदुरा रहेगा उसमें उतना ही कम घर्षण लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं घर्षण का क्या कारण होता है। जैसे ही कोई वस्तु, कोई सतह है, ठीक है, ये क्या रहेगा, ऐसा रहता है कोई सतह। जैसे ही इसमें कोई वस्तु को फेंका जाता है या कोई वस्तु को इस सतह पर गतिशील कराया जाता है, गति कराया जाता है, तो उस वस्तु का भी रियल इमेज कैसे बनता है, ऐसे रहता है। उस वस्तु का रियल इमेज कैसे होता है, ऐसे रहता है। जैसे कि बॉल है आपका, तो बॉल का रियल इमेज ऐसे रहेगा, गोल गोल रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको सतह पर फेंका जाता है, इसका जो ये उभरा पृष्ठ है इसके निचले पृष्ठ से कनेक्ट हो जाता है। ये आपका सेम हाथ के जैसा काम करता है। जैसे कि आपका ये हाथ है, इस हाथ में देखिए ये उभरा पृष्ठ है, उभरा, और ये गड्ढा, उभरा गड्ढा जस्ट ऐसे ही होता है हमारा कोई भी सतह। जब यहाँ पे कोई गति करता है तो ये क्या होता है, ये उभरा पृष्ठ इसके निचले पृष्ठ में जाके दब जाता है और इससे गति का विरोध करता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, हमको बल लगाना पड़ेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही होता है ये कि इसका जो उभरा पृष्ठ है ये इसके निचले पृष्ठ में आके दब जाता है, जिसके कारण इसका गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पे बल उत्पन्न हो जाता है जो कि हमारा घर्षण होता है। जो कि हमारा क्या होता है, घर्षण होता है। यहाँ पे बल उत्पन्न होता है, यही हमारा क्या होता है, घर्षण, जो कि गति का विरोध करता है। या हम लोग घर्षण को क्या कह सकते हैं, गति विरोधी बल कह सकते हैं। ठीक है, अब घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, घर्षण को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, तो पृष्ठ को चिकना करके, पृष्ठ को चिकना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं। अब हम लोग पृष्ठ पर जितना ही पॉलिश करेंगे, जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे, वो उतना ही क्या होगा, घर्षण उस पर कम होगा। क्योंकि पॉलिश जब करिएगा तो इसका जो ये दबा हुआ भाग है इस पे जाके चिकनापन उत्पन्न हो जाता है और ये बैठ जाता है। ठीक है, इसका इतना पृष्ठ घेर लेता है पॉलिश। ठीक है, जितना आप लोग अधिक पॉलिश कीजिएगा उसमें घर्षण क्या होगा, उतना ही
कम होगा। दूसरा है आप लोग बॉल बियरिंग का उपयोग करके, और तीसरा है आप लोग जो हर घर में आप लोग वो एग्जाम्पल करते होंगे, आप लोग क्या करते हैं, कोई जगह नट अगर जंग लग जाता है और वो नहीं खुलता है तो क्या करते हैं, हम उसमें तेल या फिर ग्रीस को डालते हैं, फिर आप देखते हैं कि नट आसानी से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले की स्थिति क्या थी, उसमें घर्षण ज्यादा रहता है। पहले की स्थिति में क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है और घर्षण अपना बल पूरा तरीके से लगा दिया रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें तेल या ग्रीस लगाते हैं तो उसमें उसका पृष्ठ क्या होता है, चिकना हो जाता है। पृष्ठ चिकना हो जाता है, यही कारण है कि हमारा जो नट बोल्ट जो होता है तेल लगाने के बाद आसानी से खुल जाता है। अब नेक्स्ट आता है घर्षण को कैसे बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, बढ़ाना बहुत ही आसान है। घर्षण को आप कब बढ़ाएंगे, जब कोई चिकना पृष्ठ पे है उसी पे ना आप घर्षण बढ़ाएंगे। ठीक है, तो घर्षण को कैसे बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए मान के चलिए कि चिकना कोई सतह है आपका, मान लीजिए कि टाइल्स है आपके घर में, ठीक है, उस पर हम लोग घर्षण बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मत कीजिए, उस टाइल्स पे जाके रेत या मिट्टी हो गया या रेत हो गया या फिर बालू हो गया, उसको लाके उस पर बिछा दीजिए, घर्षण ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी चिकने पृष्ठ पर अगर आप घर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, उस पर लाके खुरदुरापन चीज लाके वहां पे रख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो घर्षण के, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि घर्षण के दो प्रकार होते हैं, और उन दोनों प्रकार के बीच में एक और प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हमारा होता है वो होता है स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण। दूसरा हमारा होता है गतिक घर्षण। और इन दोनों घर्षण के बीच में एक और स्थिति होती है जिसको हम लोग जानते हैं सीमांत घर्षण के नाम से। सीमांत घर्षण के नाम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक घर्षण के बारे में। जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड पर गति कराते हैं या गति कराने का प्रयास करते हैं तो पहला पिंड दूसरे पिंड पर गति नहीं करता बल्कि विराम अवस्था में ही रहता है। तो उस स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को हम लोग स्टैटिक घर्षण कहते हैं। इसको समझते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि कोई वस्तु है और ये कोई सतह है, इस वस्तु को पहला पिंड है ये, और सतह क्या है, दूसरा पिंड है। तो जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर गति कराने का प्रयास करते हैं, इस पर बल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि ये गति नहीं करता है, ये हिलता ही नहीं है, ये विराम अवस्था में ही रहता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इनके बीच में जो घर्षण कार्य करता है, इसके बीच में जो घर्षण कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। मान के चलिए कि सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है और उसको आप लोग बल लगा रहे हैं और वो पत्थर हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो घर्षण काम कर रहा है वो घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा होता है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। उसके बीच में क्या काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सीमांत घर्षण के बारे में। सीमांत घर्षण क्या होता है? ठीक है, इसी तरीके से सीमांत घर्षण भी, जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड पर गति कराते हैं या गति कराने का प्रयास करते हैं तो पहला पिंड दूसरे पिंड पर ठीक गति करने का प्रयास करती है, गति नहीं करती है, प्रयास करती है गति करने का, तो उसके बीच में कार्य करने वाले घर्षण को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, कैसे? कोई वस्तु है, फिर से ले लीजिए, उसको किसी सतह पर रखा हुआ है, उसको आप लोग गति कराना चाहते हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, बल लगाते जा रहे हैं आप लोग। ये वस्तु पहले विराम अवस्था में थी, अब इस पर बहुत ज्यादा बल लगाए तो ये हल्का फुल्का हिल रहा है। ठीक है, गति नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का यानी गति करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है ये वस्तु, लेकिन गति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही इजी है।
गतिक घर्षण को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन तीनों का ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गतिक घर्षण के बारे में कि गतिक घर्षण क्या होता है। जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड पर गति कराते हैं तो पहला पिंड दूसरे पिंड पर गति करने लगता है। पहला पिंड दूसरे पिंड पर गति करने लगता है। पहली स्थिति क्या थी कि पिंड जो पहला पिंड था वो गति करने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो विराम अवस्था की विराम अवस्था में ही था। दूसरा स्थिति क्या बनता है, सीमांत घर्षण वाला स्थिति, कि जब हम किसी वस्तु को या किसी पिंड को दूसरे पिंड पर गति कराते हैं तो पहला पिंड सिर्फ गति करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब तीसरा स्थिति ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी पिंड को किसी सतह पर यानी किसी दूसरे पिंड पर गति कराने का प्रयास करते हैं तो पहला पिंड गति करने लगती है, यानी कि गति अवस्था में ही आ जाएगी। तो इसके बीच में कार्य करने वाले घर्षण को क्या हम कहते हैं, इसके बीच में जो घर्षण काम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। ठीक है, इसके बीच में कार्य करने वाले घर्षण को हम लोग क्या कहेंगे, गतिक घर्षण कहेंगे। यही हमारा होता है स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। इन तीनों को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये एग्जाम्पल हर लोग किया होगा, जो नहीं किया होगा वो देखा तो जरूर होगा। ठीक है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक स्थिति आती है गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने का। ठीक है, तो अंदर मान लीजिए ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर बैठा हुआ अंदर, एक आदमी को आवाज दिया कि यार थोड़ा सा धक्का दो गाड़ी को स्टार्ट करने का। पहला आदमी आया, यहाँ पे धक्का देने का प्रयास कर रहा है, इससे धक्का दिया ही नहीं रहा है, उतना बल ही नहीं है आरोपित कर पा रहा है कि गाड़ी को वो क्या करे, धकेल सके। ठीक है, तो गाड़ी क्या है, विराम अवस्था की विराम अवस्था में बनी हुई है। तो ये स्थिति क्या हम लोग पढ़े हैं, स्थैतिक घर्षण का। अब क्या करता है ड्राइवर, देखा कि एक आदमी से तो ये हिल नहीं रहा है गाड़ी, एक और आदमी को पीछे से आवाज देता है, एक और आदमी को बुलाता है, भाई तुम भी आओ, तुम भी थोड़ा धक्का दो, देखो हिल रहा है कि नहीं गाड़ी। तो दूसरा आदमी आता है। अब यहाँ पे कितने आदमी हो गए, दो आदमी हो गए, दो आदमी मिलकर गाड़ी को धक्का देते हैं। तो धक्का तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन धक्का देने की स्थिति में हो जाते हैं, गाड़ी हल्का फुल्का हिलने लगता है, हल्का सा आगे उगे बढ़ता है। ठीक है, तब इस स्थिति को हम लोग क्या पढ़े हैं, सीमांत घर्षण की स्थिति होती है। फिर अब ड्राइवर सोचता है कि एक और आदमी अगर आके धक्का देगा तो गाड़ी चलने लगेगी। अब क्या होता है, पीछे से एक और आदमी को वो धक्का देता है, बुलाता है। अब यहाँ पे कितने आदमी हो गए, तीन आदमी हो गए, तीनों आदमी मिलकर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तब गाड़ी क्या होता है, आगे चलने लगता है। तब हम इस स्थिति को क्या हम लोग पढ़े हैं, गतिक घर्षण की। गाड़ी जब चलने लगेगा तो क्या होगा, वहां पे गतिक घर्षण लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए इस एग्जाम्पल को। अब हम लोग इन तीनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जो हमारा इन तीनों के बीच में बनता है वो कैसे बनेगा, बाह्य बल एक्स एक्सिस में रहता है और घर्षण बल जो हमारा होगा वो वाई एक्सिस में रहेगा। इधर घर्षण बल, इधर हम लोग का बाह्य बल। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं तो वस्तु विराम अवस्था की विराम अवस्था में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि और जब बल लगाते हैं तो वस्तु हल्का सा गति किया या गति करने का प्रयास कर रहा है, फिर हम और बल लगाएंगे तो वस्तु क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। समझ में आया ग्राफ कैसे बना। पहला स्थिति क्या है, जब हम लोग बल लगाए तो वस्तु विराम अवस्था की विराम अवस्था में है, कितना भी हम लोग बल बढ़ाते जा रहे हैं वस्तु आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल का मान क्या है, बाह्य बल के मान से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु क्या होती है, थोड़ा सा गति करने का प्रयास करती है, थोड़ा सा यानी हल्का फुल्का गति करती है। उसके बाद और जब हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु गति करने लगती है। अब इन तीनों स्थिति को यहाँ हम लोग समझेंगे। ये जो हमारा स्थिति जो बना, ये वाला जो स्थिति बना, ये हमारा स्थिति क्या बना है, स्थैतिक घर्षण का। ये हमारा क्या बना है, स्थैतिक घर्षण का। ठीक है, ये जो हमारी स्थिति बना, ये जो रेखा है हमारा ग्राफ पर, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्थैतिक घर्षण को। फिर ये जो हमारा स्थिति जो है, ग्राफ जो बन रहा है, ये किसको प्लॉट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये सीमांत घर्षण को। ये जो स्थिति हमारा है वो किसका है, सीमांत घर्षण का है। फिर जब वस्तु गति करने लगी
तब ये जो स्थिति यहाँ पर है जो बन रही है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, तो गति के घर्षण को। किसको प्रदर्शित कर रही है, गति घर्षण को। इन तीनों का ग्राफ यहाँ प्लॉट हो गया। बहुत ही आसान है। घर्षण बल और बाह्य बल के बीच में ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। पहली स्थिति कि जब हम लोग बल लगाते जाते हैं तो वस्तु आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है, वो विराम अवस्था की विराम अवस्था में रहती है। दूसरी स्थिति हल्का सा वो गति करती है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। और तीसरी स्थिति जब वस्तु गति करने लगती है, गति घर्षण। यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि तीनों घर्षण में से किसका मान सबसे अधिकतम है। स्टैटिक घर्षण, सीमांत घर्षण या गति घर्षण, तीनों घर्षण में से किसका मान सबसे अधिक है, उसको आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए किसका मान सबसे अधिक है, यहाँ पे दिख रहा है सीमांत घर्षण का। तो सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ से यहाँ तक का सरफेस को घेर रहा है, ठीक है। इससे आप लोग और आसानी से समझ सकते हैं। सीमांत घर्षण ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्थिति को घेरता है, ये यहाँ से यहाँ तक के सरफेस को घेरता है। सबसे ज्यादा सरफेस कौन घेर रहा है, सीमांत घर्षण। तो सबसे ज्यादा मान किसका होगा, सीमांत घर्षण का, ठीक है। तो आज के टॉपिक खत्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे घर्षण के नियम के लिए, स्टैटिक घर्षण का नियम, गति घर्षण के नियम के बारे में जानेंगे। तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे आईडी पर या कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।